कहते हैं ना, कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी गलत होता है। यूरोप और पश्चिम जगत दुनिया को ये दिखलाना चाहते हैं कि रूस पूरी तरीके से तबाह हो गया है, लेकिन अब रूस ने एक पासा ऐसा पलटा है कि रूस के ऊपर लगे हुए सारे प्रतिबंध अब उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं और उल्टा यूरोप और अमेरिका घुटनों के बल आ रहा है। यूरोप में जहां हाहाकार मचवा दिया है, तो वहीं अमेरिका के तो सारे स्टील्थ फाइटर जेट अब घर पर बैठ चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं। अफरा तफरी मच गई है उस सुपर पावर अमेरिका में, जो फाइटर जेट और हथियारों के बल पर दुनिया पे राज करना चाहता है। चाहे अमेरिका का व्यापार बोल ले या अमेरिका की ताकत बोल ले, सब उसका डिफेंस ही है। जानेंगे रूस ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं चीन, इसने अपना काम शुरू कर दिया है। से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से चीन के निशाने पर ताइवान और भी ज्यादा आ गया है। जानेंगे चीन ने क्या किया है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन सिर्फ एक ऐसी चिंगारी का इंतजार कर रहा है कि जो इस वक्त यूक्रेन में चल रहा है वही ताइवान में शुरू कर दे। रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक मौके की तलाश में है चीन, और चीन को लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। और चीन को तो ये भी लग रहा है कि इससे ज्यादा बढ़िया मौका चीन के सामने नहीं आने वाला है ताइवान को कब्जाने का। अमेरिका लगातार ताइवान के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे चीन जल भुन रहा है। जैसे कि अमेरिका ये दिखला रहा है कि आने वाले समय में ताइवान को वो एक अलग देश का दर्जा दे देगा, चाहे मीटिंग में बाइडेन जो कुछ भी कहे। लेकिन जिस तरीके से अब फरमान जारी हो रहे हैं कि ताइवान को कभी भी चीन के नक्शे में एक साथ मत दिखलाओ, उसका मतलब ही यही होता है। को बता दें, हाल ही में अमेरिका ने चीन के हर एक ऐसे नक्शे को बैन कर दिया है जिसमें ताइवान को चीन का हिस्सा दिखलाया जाता है, और अमेरिका ने भेज दिए हैं कई सारे सैनिक ताइवान के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए। खैर, इसी युद्ध से ताइवान को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे नाटो और अमेरिका देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वैसी ही मदद मिलेगी ताइवान को भी, और ताइवान इस लड़ाई को जारी रख सकेगा। जैसे यूक्रेन हर हाल में अभी 30 दिन से ऊपर हो रहे हैं और युद्ध को जारी रख रहा है, पर यहाँ तो चीन ने युद्ध छेड़ भी दिया है और ये युद्ध ताइवान के अंदर लड़ा जा रहा है। दरअसल दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जो सेमीकंडक्टर के मामले में राज करते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में। एक है अमेरिका, जो सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, सबसे पहले वहीं इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और फिर ये अपग्रेड होता गया। और दूसरा है ताइवान, ये अभी दुनिया के प्रमुख देशों में आते हैं जो चिप का निर्माण करते हैं, और सेमीकंडक्टर कितना महत्वपूर्ण है ये अब सब जान चुके हैं और सब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर का कहीं न कहीं रोल है। चीन जो इसका प्रोडक्शन करता है वो अब मुश्किल में पड़ गया है। उसे चाहिए ये सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी या तो वो अमेरिका से हासिल कर सकता है या फिर वो हासिल कर सकता है ताइवान से। अमेरिका उसके लिए थोड़ा जटिल सोर्स है, क्योंकि पहले अमेरिका में ये चीजें आसान थी, वहाँ से चीजों को चुराना बेहद आसान था। लेकिन अब अमेरिका ने काफी कुछ अपने स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया है। चीन को संदेह की नजर से देखा जाता है, ऐसे में वहाँ से टेक्नोलॉजी को चुरा पाना आसान नहीं है। पर ताइवान के अंदर बड़ी घुसपैठ कर ली है चीन ने, और खुद ताइवान के एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर लो पिंग चेंग ये कह रहे हैं कि चीन उनके आईटी और उनके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका है और यहाँ से वो चुरा रहा है। तो खास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी महत्वपूर्ण चीजें, उन सारी चीजों की चोरी हो रही है। और इसके लिए चीन ने दो तरीके अपनाए हैं। एक तो हमारे अंदर घुसपैठ की है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वहाँ चीनी लोग घुस गए हैं। वहीं दूसरा, हमारे यहाँ जो
इंटेलिजेंट लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें ऑफर कर रहा है चीन बड़ी मात्रा में बड़े पैसे के साथ कि आप हमारे साथ आ जाओ। ताइवान की जो सीखी हुई टेक फोर्स है उसको टारगेट कर रहा है चीन, और ये एक दो दिन में नहीं बल्कि पिछले कई सालों से उसने करना शुरू कर दिया है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। पर अब ताइवान ने अपने देश में कई ऐसी कंपनियों के अंदर छानबीन करनी शुरू कर दी है, जहां से उसे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी चोरी होकर पहुंच रहा है चीन। खैर, जहां ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने आशा ही पलट दिया है। और आपको बता दें, ये डेडलाइन भी 31 को खत्म हो रही है। किस चीज की डेडलाइन है? तो जैसा कि यूरोप और अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि डॉलर में हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, स्विफ्ट सिस्टम से हम आपको बाहर कर देंगे। अब रूस ने पहले तो यूरोप को सबक सिखाया और ये कह दिया कि अच्छा, मेरे से व्यापार भी करोगे, गैस खरीद रहे हो, ऑयल खरीद रहे हो, लेकिन दुनिया के सामने प्रतिबंध की बात कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें 31 मार्च के बाद जो भी पेमेंट करनी होगी, सारे पेमेंट होंगे रूबल में, और अगर रूबल में नहीं किया तो हम तुम्हें देने नहीं वाले हैं ऑयल और गैस। मतलब यूरोप के अंदर ऊर्जा की एक बड़ी संकट, वो भी ऐसे मौसम में जब इस वक्त वहाँ ठंड चल रही है। खैर, ये तो था यूरोप को दिया हुआ झटका, लेकिन अमेरिका को क्या झटका दिया है वो सुनेंगे आप तो दांतों तले उंगली दबा ले। दरअसल अमेरिका का एक बड़ा डिफेंस सेक्टर है फाइटर जेट का, और अमेरिका के जो ये F-22 रैप्टर, F-35 इन विमानों को आप देख रहे हैं, इन विमानों में इस्तेमाल होता है एक खास तरह का धातु जिसे कहा जाता है टाइटेनियम। टाइटेनियम काफी कड़ा होता है, काफी मजबूत होता है और हीट को सहने की क्षमता रखता है। और रूस की कंपनी है BSMPO, ये आप समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम प्रोड्यूसर में आती है। इसकी सप्लाई कैसी है वो देखिए, 30 से 35% ये टाइटेनियम दुनिया भर को बेचती है। और एरोस्पेस जायंट यानी बड़ी कंपनियां बोइंग और एयरबेस, ये दोनों बहुत हद तक रूस के टाइटेनियम पर निर्भर हैं। इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि रूस देता है 35% टाइटेनियम बोइंग को, 65% एयरबस को और एम्ब्रेयर को 100%। यूरोप की कंपनी 65% निर्भर है, अमेरिका की कंपनी 35% निर्भर है। और इसी खास धातु का इस्तेमाल अमेरिका खास तौर पर करता है ब्लैक बर्ड को बनाने में। लॉकहीड मार्टिन की ASR ब्लैकबर्ड, F-22 रैप्टर, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों के लिए ये इस धातु का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब ये काफी स्पीड में चलते हैं फाइटर जेट, तो इनसे बहुत गर्मी पैदा होती है जो साधारण स्टील नहीं सह सकते हैं, इसलिए इस धातु की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब उसने इसे देने से मना कर दिया है। ऐसे इसके सोर्स चीन भी है, कजाकिस्तान भी है, जापान भी है, लेकिन इस वक्त तो फंस गया है अमेरिका। ऐसे आपको क्या लगता है, रूस ने ये कदम चलकर सही किया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।